किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे मजदूर है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है या कमेरा, आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से बहुत दुखी और परेशान है। इस बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि जो देश कृषि प्रधान देश विश्व के स्तर पर कहलाता था, आज कृषक की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। इस सरकार ने किसान को अपने खेत में मजदूर बना के खड़ा कर दिया। अगर प्रभु की कृपा हो जाए, किसान का उत्पादन बढ़ जाए, तो उसका आज कोई खरीदार नहीं। और अगर किसी का माल बिक जाए तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। आज मैंने मंडियों में खुद देखा है, क्योंकि मेरी आदत है सड़क सड़क फिरता रहता हूँ, कि ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई वापस जा रही है घर को। मैंने रोक के पूछा कि तुम वापस क्यों ले जा रहे हो? वो कहने लगे, जी क्या करें, कोई खरीदता तो है ही नहीं। किसान का उत्पादन किसान मंडी में बेचने के लिए लेके जाए और वो ना बिके, उसे वापस घर लाना हो तो बहुत तकलीफ है। लेकिन हालात देश के इस किस्म के हो गए, इसलिए आज इस देश का हर नागरिक परेशान है। और उन परेशान नागरिकों की हौसला अफजाई के लिए मुझे ये कहूँ कि इस सरकार ने अवसर प्रदान कर दिया कि मैं दोबारा जाकर के लोगों से मिल सकूँ। अब मैं आज के बाद हरियाणा प्रदेश के नहीं, समूचे राष्ट्र के एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करूँगा। जो लोग संघर्ष में जूझ रहे हैं उनको बधाई दूंगा, और जो लोग किसी कारणवश उनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो और सारी दिक्कत और कठिनाइयों को छोड़ करके इस संगठन में शामिल हो। राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मैं विशेष रूप से प्रेस के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाएं। अतीत में झांक करके देखो, इस देश में जब कभी भी कोई आपदा आई है, प्रेस के लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आज भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप वही भूमिका फिर निभाओगे। रथ यात्रा जो आपकी चल रही पूरे हरियाणा में जाएगी, उसको लेकर भी किस तरह का कोई प्लान तैयार किया? रथ यात्रा आपने कहा था ना देश भर में यात्रा करेंगे या हरियाणा में यात्रा करेंगे, तो उसको किसानों से शुरू करेंगे साहब 20 तारीख से। इस किसान संघर्ष का समर्थन करते हुए मैं सबसे पहले जो संघर्ष में जूझ रहे हैं उनको सबको जाकर के बधाई दूंगा कल से 20 तारीख से। उनकी मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तन अवश्य भावी है। कब जा रहे हो वहाँ पर? 20 को, 20 तारीख से 20 और 21 को, 20-21 को 2 दिन मिल जाएंगे। चारों 20-21 और उसके बाद 22 को नहीं जा पाऊंगा मैं, 20 क्योंकि 22 को पार्लियामेंट के मेंबर संसद का घेराव करेंगे। इसलिए 20-21 और 22 की बजाय कोई और तारीख तय 20-21 कर दी, 20-21 24 की टोल पे है। 24 प्रधान जी कह रहे हैं 24 कर दी। 20 को पलवल और गाजीपुर बॉर्डर है, और 21 को टीकरी और सिंह बॉर्डर है, और 24 तारीख को ये कितलाना टोल पे जाएगा साहब। सर, किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार वार्ता नहीं कर रही है। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके अनुसार क्या समाधान निकलना चाहिए और क्या तरीका अपनाना चाहिए सरकार को? डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में, सत्ता में चुने हुए लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करें। एक परिवर्तन हमारे शासनकाल में हुआ, आपने देखा हो।
प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के वोट से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरी करे। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी समस्याएं पेश करने के लिए लोग सरकार के पास जाते हैं और मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री ने एक बोर्ड लगा रखा था कि चीफ मिनिस्टर की कुछ विंडो पे जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसके काम। इत्तेफाक से मैं एक दफ़ा चंडीगढ़ गया हुआ था और चंडीगढ़ मुझे किसी मित्र से मिलने के लिए जाना था। तो जिस सड़क से मुझे जाना था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास था। मैंने वो सीएम विंडो अपनी आँख से देखी तो खाली पड़ी थी। मैंने गाड़ी रोक करके लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये खाली क्यों पड़ी है? बोले जी कोई काम तो होते नहीं से। हमने उस परिस्थिति को बदल दिया। लोग सरकार के पास जाएं, उसकी बजाय हमने एक निर्णय लिया था सरकार आपके द्वार, और उसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मैं हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में गया था कि नहीं गया था? और एक दफ़ा नहीं गया, मैं हर साल गया। और जहाँ कहीं भी किसी को कोई दिक्कत और कठिनाई आई उसे हाथ की हाथ हल कर दिया था। हमने उस परिस्थिति को बदल दिया था। मौजूदा सरकार से भी हम यही उम्मीद करते थे कि वो सरकार लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलेगी, लेकिन बदकिस्मती प्रदेश की ये रही कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई तो सिवाय पैसा लूटने के और कुछ जानते ही नहीं। वो ऐसे कानून बनाते हैं जिसकी रूह से योजनाबद्ध तरीके से देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास जाता है। ये अंबानी अडानी जैसे जो लोग हैं उनके पास वो पैसा जाता है और उनसे ये सीधा ले रहे हैं, जरूरत ही नहीं है कहीं पर। आगे की रणनीति किस तरह की बनाई गई है हैं आप इसको अब उतार में कोई खतरा नहीं है। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है आगे के लिए? संगठन के दृष्टिगत रणनीति बनाई नहीं जाती, रणनीति परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप बनती है। और जैसा मैंने अभी अतीत में आपको बताया, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक परेशान और दुखी है। और दुखी लोगों ने एक रणनीति बना ली है कि इस कुशासन से देश का छुटकारा हासिल करना। इसलिए इस कुशासन का अंत करने के लिए लोग प्रयासरत हैं और भगवान से डर के बोलते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको 1924 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो परिस्थितियां इस वक्त देश में व्यापक हैं उसके दृष्टिगत 2024 इस देश में मध्यावधि चुनाव संभव है। किसी समय भी देश में मिड टर्म पोल हो सकते हैं और जब देश में मध्यावधि चुनाव होंगे तो उसमें हरियाणा की अग्रणी भूमिका होगी। हरियाणा परिस्थिति को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा और हरियाणा की नकल समूचे राष्ट्र के लोग करेंगे क्योंकि सभी लोग दुखी हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हरियाणा में अग्रणी भूमिका प्रेस के लोगों को निभानी चाहिए। रोहतक में भी किसान बैठे हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया और माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक जगह की बात ना करो, आज आप रोहतक की बात ना करो। आज समूचे राष्ट्र के लोग जो मैंने अभी बताया है सभी इस कुशासन से दुखी हैं और सभी इस कुशासन का अंत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जेजेपी आपसे अलग हो गई थी नैलो से, तो क्या ऐसा कुछ करेंगे कि वो भी आपके साथ आए वापस? परिवार क्या आपका आप भी ये साथ- मान के चलोगे कि सिर्फ जेजेपी ही हमसे अलग हुई? और भी बहुत से लोग हैं। मैं ज़्यादा किसी की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह 18 वर्ष तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। जो 18 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे वो आज दीपेंद्र हुड्डा का ड्राइवर बन रहा है। अशोक अरोड़ा
आप किस किस का नाम लेंगे? अशोक अरोड़ा का नाम लेंगे, उसका जो डिप्टी स्पीकर है इस वक्त, ये गंभीर गणेश है ये गंभीर गणेश है व्यक्ति के तौर जो लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी पार्टी को छोड़ करके सरकारी पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे, आज उनकी हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। उन्हें कोई बैठने को कुर्सी नहीं देती, और अगर कोई कुर्सी से उठ के बोलने के लिए खड़ा हो जाए तो वापसी पे वो कुर्सी नहीं मिलती, उसके डंडे पे बैठना पड़ता है। ये हाल है। तो कुछ संपर्क में है जी, दोबारा से आपसे बात हो पाई कुछ नेताओं की? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र एक बात के लिए लड़ाई लड़ी कि इस देश के आम नागरिक की मूलभूत ज़रूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये हमारी मूलभूत ज़रूरियात है, और वो ज़रूरियात भी अगर पूरी कोई सरकार नहीं कर रही है तो फिर स्वाभाविक है उस सरकार से लोग नाराज़ हों। अच्छा चौटाला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पिछले 7 साल में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है और कांग्रेस राज में बेरोजगारी को ख़त्म किया था। क्या लगता है आपको? किसने किया, मैं उस बहस में तो नहीं जाना चाहूँगा, ये मेरा काम नहीं है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने राष्ट्र के हितार्थ सारी उम्र संघर्ष किया, और देश की आज़ादी के बाद भी संघर्ष करके अलग हरियाणा प्रदेश बनाया था। आज हरियाणा के निर्माता के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। इसलिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्टेचू जगह जगह लोग लगा रहे हैं। आपको एक नई बात बताऊंगा मैं, किसी दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के नहीं, स्वयं भूपेंद्र सिंह जी से पूछ लेना, रोहतक के लोगों से पूछना, चौधरी रणबीर सिंह को 5 साल तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर पे मृत्युशैया पे रखा, केवल इसलिए कि वो उनका दाह संस्कार चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बराबर जमुना के किनारे कराना चाहते थे। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ दाह संस्कार की अनुमति नहीं मिली। ये दाह संस्कार किसी मुख्यमंत्री के बेटे के हिसाब से नहीं किए जाते, मरने वाले के किए हुए कार्यक्रमों के दृष्टिगत फैसले लिए जाते हैं। इसलिए और किसी का तो ये क्या करेंगे, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि किसका भला कर रहे थे। ये आप पता कर ले, ये असलियत है। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद था, और उसके दाह संस्कार के लिए भी उसको वहाँ नहीं जाना पड़ा। 5 दिन रखे, 5 दिन रखे थे, 5 दिन रखे। किसान आंदोलन, लेकिन इसमें सभी जात के लोग सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। सारी जाति के लोग इसमें शामिल है कि नहीं? हाँ जी, सारे तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये मिलेगा कि जो लोग जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में बांटने का काम करते थे, उनके मुंह पर एक करारी चपत पड़ेगी। अब लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया कि जाति जन्म से नहीं, जाति कर्म से आती है। और आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे मजदूर है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है,
चाहे किसान है या कमेरा, आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा प्रशासन से बहुत दुखी और परेशान है। इस बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि जो देश कृषि प्रधान देश विश्व के स्तर पर कहलाता था, आज कृषक की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। इस सरकार ने किसान को अपने खेत में मजदूर बना के खड़ा कर दिया। अगर प्रभु की कृपा हो जाए, किसान का उत्पादन बढ़ जाए, तो उसका आज कोई खरीदार नहीं। और अगर किसी का माल बिक जाए तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। आज मैंने मंडियों में खूब देखा है, क्योंकि मेरी आदत है सड़क सड़क फिरता रहता हूँ, कि ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई वापस जा रही है घर को। मैंने रोक के पूछा कि तुम वापस क्यों ले जा रहे हो? वो कहने लगे कि क्या करें, कोई खरीदता तो है ही नहीं। किसान का उत्पादन किसान मंडी में बेचने के लिए लेके जाए और वो ना बिके, उसे वापस घर लाना हो तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हालात देश के इस किस्म के हो गए, इसलिए आज इस देश का हर नागरिक परेशान है। और उन परेशान नागरिकों की हौसला अफजाई के लिए मुझे ये कहूँ कि इस सरकार ने अवसर प्रदान कर दिया कि मैं दोबारा जाकर के लोगों से मिल सकूँ। अब मैं आज के बाद हरियाणा प्रदेश के नहीं, समूचे राष्ट्र के एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करूँगा। जो लोग संघर्ष में जूझ रहे हैं उनको बधाई दूंगा, और जो लोग किसी कारणवश उनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि और सारी दिक्कत और कठिनाइयों को छोड़ करके इस संगठन में शामिल हो। राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मैं विशेष रूप से प्रेस के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाएं। अतीत में झांक करके देखो, इस देश में जब कभी भी कोई आपदा आई है, प्रेस के लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आज भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप वही भूमिका फिर निभाओगे। रथ यात्रा जो आपकी चल रही पूरे हरियाणा में जाएगी, उसको लेकर भी किस तरह का क्या कोई प्लान तैयार किया है? रथ यात्रा आपने कहा था ना देश भर में यात्रा करेंगे या हरियाणा में यात्रा करेंगे, तो उसको किसानों से शुरू करेंगे साहब 20 तारीख से। इस किसान संघर्ष का समर्थन करते हुए मैं सबसे पहले जो संघर्ष में जूझ रहे हैं उनको सबको जाकर के बधाई दूंगा कल से। 20 तारीख से उनकी मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तन अवश्य भावी है। कब जा रहे हो वहाँ पर? हैं? 20 को 20 तारीख से 20 और 21 को 20-21 को 2 दिन मिल जाऊँगा। चारों 20-21 और उसके बाद 22 को नहीं जा पाऊँगा मैं, 20 क्योंकि 22 को पार्लियामेंट के मेंबर संसद का घेराव करेंगे। इसलिए 20, 21 और 22 की बजाय कोई और तारीख तय 20-21 कर दी, 24 की टोल पे है। 24 प्रधान जी कह रहे हैं 24 कर दी। 20 को पलवल और गाजीपुर बॉर्डर है, और 21 को टीकरी और सिंध बॉर्डर है, और 24 तारीख को ये कितलाना टोल पे जाए साहब। सर, किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार वार्ता नहीं कर रही है। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके अनुसार क्या समाधान निकलना चाहिए और क्या तरीका अपनाना चाहिए सरकार को? डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ता में चुने हुए लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करें। एक परिवर्तन हमारे शासनकाल में हुआ, आपने देखा हो। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के वोट से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरी करे। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि को
अपनी समस्याएं पेश करने के लिए लोग सरकार के पास जाते हैं। और मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री ने एक बोर्ड लगा रखा था कि चीफ मिनिस्टर की कुछ विंडो पे जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसके काम। इत्तेफाक से मैं एक दफ़ा चंडीगढ़ गया हुआ था और चंडीगढ़ मुझे किसी मित्र से मिलने के लिए जाना था। तो जिस सड़क से मुझे जाना था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास था। मैंने वो सीएम विंडो अपनी आँख से देखी तो खाली पड़ी थी। मैंने गाड़ी रोक करके लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये खाली क्यों पड़ी है? बोले जी कोई काम तो होते नहीं सर। हमने उस परिस्थिति को बदल दिया। लोग सरकार के पास जाएं, उसकी बजाय हमने एक निर्णय लिया था सरकार आपके द्वार। और उसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मैं हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में गया था कि नहीं गया था? और एक दफ़ा नहीं गया, मैं हर साल गया। और जहाँ कहीं भी किसी को कोई दिक्कत और कठिनाई आई उसे हाथ की हाथ हल कर दिया था। हमने उस परिस्थिति को बदल दिया था। मौजूदा सरकार से भी हम यही उम्मीद करते थे कि वो सरकार लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलेगी, लेकिन बदकिस्मती प्रदेश की ये रही कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई तो सिवाय पैसा लूटने के और कुछ जानते ही नहीं। वो ऐसे कानून बनाते हैं जिसकी रूह से योजनाबद्ध तरीके से देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास जाता है। ये अंबानी अडानी जैसे जो लोग हैं उनके पास वो पैसा जाता है और उनसे ये सीधा ले रहे हैं। जरूरत ही नहीं है कहीं पर। आगे की रणनीति किस तरह की बनाई गई है? आप इसको अब उतार दे, कोई खतरा नहीं है। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है आगे के लिए? संगठन के दृष्टिगत रणनीति बनाई नहीं जाती, रणनीति परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप बनती है। और जैसा मैंने अभी अतीत में आपको बताया, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक परेशान और दुखी। और दुखी लोगों ने एक रणनीति बना ली है कि इस कुशासन से देश का छुटकारा हासिल करना। इसलिए इस कुशासन का अंत करने के लिए लोग प्रयासरत हैं और भगवान से डर के बोलते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको 1924 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो परिस्थितियां इस वक्त देश में व्यापक हैं उसके दृष्टिगत 2024 इस देश में मध्यावधि चुनाव संभव है। किसी समय भी देश में मिड टर्म पोल हो सकते हैं और जब देश में मध्यावधि चुनाव होंगे तो उसमें हरियाणा की अग्रणी भूमिका होगी। हरियाणा परिस्थिति को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा और हरियाणा की नकल समूचे राष्ट्र के लोग करेंगे क्योंकि सभी लोग दुखी हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हरियाणा में अग्रणी भूमिका प्रेस के लोगों को निभानी चाहिए। रोहतक में भी किसान बैठे हैं यहाँ पर मनीष करोगे और माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक जगह की बात ना करो, आप रोहतक की बात ना करो। आज समूचे राष्ट्र के लोग जो मैंने अभी बताया है सभी इस कुशासन से दुखी हैं और सभी इस कुशासन का अंत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जेजेपी आपसे अलग हो गई थी नैलो से, तो क्या ऐसा कुछ करेंगे कि वो भी आपके साथ आए वापस? परिवार क्या आप आपको ये भी- मान के चलोगे कि सिर्फ जेजेपी ही हमसे अलग हुई? और भी बहुत से लोग हैं। मैं ज़्यादा किसी की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह 18 वर्ष तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। जो 18 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे वो आज दीपेंद्र हुड्डा का ड्राइवर बन रहा है। अशोक अरोड़ा आप किस किस का नाम लेंगे? अशोक अरोड़ा का नाम लेंगे, उसका जो डिप्टी स्पीकर है इस वक्त ये गंभीर गणेश हेगड़े ये गंभीर गणेश हेगड़े व्यक्तिगत तौर पर जो लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी पार्टी को छोड़ करके
सरकारी पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे, आज उनकी हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। उन्हें कोई बैठने को कुर्सी नहीं देती, और अगर कोई कुर्सी से उठ के बोलने के लिए खड़ा हो जाए तो वापसी पे वो कुर्सी नहीं मिलती, उसके डंडे पे बैठना पड़ता है। ये हाल है। तो कुछ संपर्क में है जी, दोबारा से आपसे बात हो पाई कुछ नेताओं की? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र एक बात के लिए लड़ाई लड़ी कि इस देश के आम नागरिक की मूलभूत ज़रूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये हमारी मूलभूत ज़रूरियात है, और वो ज़रूरियात भी अगर पूरी कोई सरकार नहीं कर रही है तो फिर स्वाभाविक है उस सरकार से लोग नाराज़ होंगे। अच्छा चौटाला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पिछले 7 साल में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है और कांग्रेस राज में बेरोजगारी को ख़त्म किया था। क्या लगता है आपको? किसने किया, मैं उस बहस में तो नहीं जाना चाहूँगा, ये मेरा काम नहीं है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने राष्ट्र के हितार्थ सारी उम्र संघर्ष किया, और देश की आज़ादी के बाद भी संघर्ष करके अलग हरियाणा प्रदेश बनाया था। आज हरियाणा के निर्माता के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। इसलिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्टेचू जगह जगह लोग लगा रहे हैं। आपको एक नई बात बताऊंगा मैं, किसी दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के नहीं। स्वयं भूपेंद्र सिंह जी से पूछ लेना, रोहतक के लोगों से पूछना, चौधरी रणबीर सिंह को 5 साल तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर पे मृत्युशैया पे रखा, केवल इसलिए कि वो उनका दाह संस्कार चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बराबर जमुना के किनारे कराना चाहते थे। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ दाह संस्कार की अनुमति नहीं मिली। ये दाह संस्कार किसी मुख्यमंत्री के बेटे के हिसाब से नहीं किए जाते, मरने वाले के किए हुए कार्यक्रमों के दृष्टिगत फैसले लिए जाते हैं। इसलिए और किसी का तो ये क्या करेंगे, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि ये किसका भला करते हैं। ये आप पता कर ले, ये असलियत है। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद था, और उसके दाह संस्कार के लिए भी उसको वहाँ नहीं जाना पड़ा। 5 दिन रखे, 5 दिन रखे थे, 5 दिन रखे। होगा कि नाम का तो ये किसान आंदोलन है, लेकिन इसमें सभी जात के लोग सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। सारी जाति के लोग इसमें शामिल है कि नहीं? हाँ जी, सारे शामिल। इसका सबसे बड़ा लाभ तो ये मिलेगा कि जो लोग जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में बांटने का काम करते थे, उनके मुंह पर एक करारी चपत पड़ेगी। अब लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया कि जाति जन्म से नहीं, जाति कर्म से आती है। और आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे मजदूर है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है या कमेरा, आज इस देश का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से बहुत दुखी और परेशान है। इस बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि जो देश कृषि प्रधान देश विश्व के स्तर पर कहलाता था,
आज कृषक की हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। इस सरकार ने किसान को अपने खेत में मजदूर बना के खड़ा कर दिया। अगर प्रभु की कृपा हो जाए, किसान का उत्पादन बढ़ जाए, तो उसका आज कोई खरीदार नहीं, और अगर किसी का माल बिक जाए तो फिर उसके पैसे नहीं मिलते। आज मैंने मंडियों में खूब देखा है, क्योंकि मेरी आदत है सड़क सड़क फिरता रहता हूँ, कि ट्रैक्टर ट्राली अनाज की भरी हुई वापस जा रही है घर को। मैंने रोक के पूछा कि तुम वापस क्यों ले जा रहे हो? वो कहने लगे जी क्या करें, कोई खरीदता तो है ही नहीं। किसान का उत्पादन किसान मंडी में बेचने के लिए लेके जाए और वो ना बिके, उसे वापस घर लाना हो तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हालात देश के इस किस्म के हो गए, इसलिए आज इस देश का हर नागरिक परेशान है, और उन परेशान नागरिकों की हौसला अफजाई के लिए मुझे ये कहूँ कि इस सरकार ने अवसर प्रदान कर दिया कि मैं दोबारा जाकर के लोगों से मिल सकूँ। अब मैं आज के बाद हरियाणा प्रदेश के नहीं, समूचे राष्ट्र के एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करूँगा। जो लोग संघर्ष में जूझ रहे हैं उनको बधाई दूंगा, और जो लोग किसी कारणवश उनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि और सारी दिक्कत और कठिनाइयों को छोड़ करके इस संगठन में शामिल हो। राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मैं विशेष रूप से प्रेस के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाएं। अतीत में झांक करके देखो, इस देश में जब कभी भी कोई आपदा आई है, प्रेस के लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आज भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप वही भूमिका फिर निभाओगे। रथ यात्रा जो आपकी चल रही पूरे हरियाणा में जाएगी, उसको लेकर भी किस तरह का क्या कोई प्लान तैयार किया? रथ यात्रा आपने कहा था ना देश भर में यात्रा करेंगे या हरियाणा में यात्रा करेंगे, तो उसको किसानों से शुरू करेंगे साहब 20 तारीख से। इस किसान संघर्ष का समर्थन करते हुए मैं सबसे पहले जो संघर्ष में जूझ रहे हैं उनको सबको जा कर के बधाई दूंगा कल से। 20 तारीख से उनकी मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तन अवश्यम भावी है। कब जा रहे हो वहाँ पर? हैं? 20 को, 20 तारीख से 20 और 21 को, 20-21 को 2 दिन मिल जाएंगे। चारों 20-21 और उसके बाद 22 को नहीं जा पाऊंगा मैं, 20 क्योंकि 22 को पार्लियामेंट के मेंबर संसद का घेराव करेंगे। इसलिए 20-21 और 22 की बजाय कोई और तारीख तय 20-21 कर दी। 24 की टोल पे है। 24 प्रधान जी कह रहे हैं 24 कर दी। 20 को पलवल और गाजीपुर बॉर्डर है, और 21 को टीकरी और सिवनी बॉर्डर है, और 24 तारीख को ये कितलाना टोल पे जाएगा साहब। सर, किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार वार्ता नहीं कर रही है। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके अनुसार क्या समाधान निकलना चाहिए और क्या तरीका अपनाना चाहिए सरकार को? डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ता में चुने हुए लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करें। एक परिवर्तन हमारे शासनकाल में हुआ, आपने देखा हो। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के वोट से सरकार बनती है, और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरी करे। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी समस्याएं पेश करने के लिए लोग सरकार के पास जाते हैं, और मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री ने एक बोर्ड लगा रखा था कि चीफ मिनिस्टर की कुछ विंडो पे जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसके काम। इत्तेफाक से मैं एक दफ़ा चंडीगढ़ गया हुआ था, और चंडीगढ़ मुझे किसी मित्र से मिलने के लिए जाना था।
जिस सड़क से मुझे जाना था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास था। मैंने वो सीएम विंडो अपनी आँख से देखी तो खाली पड़ी थी। मैंने गाड़ी रोक करके लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये खाली क्यों पड़ी है? बोले जी कोई काम तो होते नहीं सही। हमने उस परिस्थिति को बदल दिया। लोग सरकार के पास जाएं, उसकी बजाय हमने एक निर्णय लिया था, सरकार आपके द्वार। और उसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मैं हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में गया था कि नहीं गया था? और एक दफ़ा नहीं गया, मैं हर साल गया। और जहाँ कहीं भी किसी को कोई दिक्कत और कठिनाई आई, उसे हाथ की हाथ हल कर दिया था। हमने उस परिस्थिति को बदल दिया था। मौजूदा सरकार से भी हम यही उम्मीद करते थे कि वो सरकार लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलेगी, लेकिन बदकिस्मती प्रदेश की ये रही कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जो सिवाय पैसा लूटने के और कुछ जानते ही नहीं। तो ऐसे कानून बनाते हैं जिसकी रूह से योजनाबद्ध तरीके से देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास जाता है। ये अंबानी अडानी जैसे जो लोग हैं उनके पास वो पैसा जाता है और उनसे ये सीधा ले रहे हैं, जरूरत ही नहीं है कहीं पर। आगे की रणनीति किस तरह की बनाई गई है हैं? आप इसको अब उतारने में कोई खतरा नहीं है। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है आगे के लिए? संगठन के दृष्टिगत रणनीति बनाई नहीं जाती, रणनीति परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप बनती है। और जैसा मैंने अभी अतीत में आपको बताया, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक परेशान और दुखी है। और दुखी लोगों ने एक रणनीति बना ली है कि इस कुशासन से देश का छुटकारा हासिल करना। इसलिए इस कुशासन का अंत करने के लिए लोग प्रयासरत हैं और भगवान से डर के बोलते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको 1924 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो परिस्थितियां इस वक्त देश में व्यापक हैं उसके दृष्टिगत 2024 इस देश में मध्यावधि चुनाव संभव है। किसी समय भी देश में मिड टर्म पोल हो सकते हैं और जब देश में मध्यावधि चुनाव होंगे तो उसमें हरियाणा की अग्रणी भूमिका होगी। हरियाणा परिस्थिति को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा और हरियाणा की नकल समूचे राष्ट्र के लोग करेंगे, क्योंकि सभी लोग दुखी हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हरियाणा में अग्रणी भूमिका प्रेस के लोगों को निभानी चाहिए। रोहतक में भी किसान बैठे हैं यहाँ पर मनीष ग्रोवर और माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक जगह की बात ना करो, आप रोहतक की बात ना करो। आज समूचे राष्ट्र के लोग जो मैंने अभी बताया है, सभी इस कुशासन से दुखी हैं और सभी इस कुशासन का अंत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जेजेपी आपसे अलग हो गई थी नैलो से, तो क्या ऐसा कुछ करेंगे कि वो भी आपके साथ आए वापस? परिवार क्या आप आपका भी ये मान के चलोगे कि सिर्फ जेजेपी ही हमसे अलग हुई? और भी बहुत से लोग हैं। मैं ज़्यादा किसी की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह 18 वर्ष तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। जो 18 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, वो आज दीपेंद्र हुड्डा का ड्राइवर बन रहा है। अशोक अरोड़ा आप किस किस का नाम लेंगे? अशोक अरोड़ा का नाम लेंगे, उसका जो डिप्टी स्पीकर है इस वक्त, ये गंभीर गणेश ये गंभीर गणेश जो लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी पार्टी को छोड़ करके सरकारी पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे, आज उनकी हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। उन्हें कोई बैठने को कुर्सी नहीं देती, और अगर कोई कुर्सी से उठ के बोलने के लिए खड़ा हो जाए तो वापसी पे वो कुर्सी नहीं मिलती, उसके डंडे पे बैठना पड़ता है। ये हाल है। तो कुछ संपर्क में है जी, दोबारा से आपसे बात हो पाई कुछ नेताओं की? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं है।
हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र एक बात के लिए लड़ाई लड़ी कि इस देश के आम नागरिक की मूलभूत ज़रूरियात रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये हमारी मूलभूत ज़रूरियात है और वो ज़रूरियात भी अगर पूरी कोई सरकार नहीं कर रही है। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके अनुसार क्या समाधान निकलना चाहिए और क्या तरीका अपनाना चाहिए सरकार को? डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रजातांत्रिक प्रणाली में सत्ता में चुने हुए लोगों की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करें। एक परिवर्तन हमारे शासनकाल में हुआ, आपने देखा हो। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के वोट से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत ज़रूरियात को पूरी करे। इसलिए चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी समस्याएं पेश करने के लिए लोग सरकार के पास जाते हैं और मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री ने एक बोर्ड लगा रखा था कि चीफ मिनिस्टर की कुछ विंडो पे जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसके काम। इत्तेफाक से मैं एक दफ़ा चंडीगढ़ गया हुआ था और चंडीगढ़ मुझे किसी मित्र से मिलने के लिए जाना था। तो जिस सड़क से मुझे जाना था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास था। मैंने वो सीएम विंडो अपनी आँख से देखी तो खाली पड़ी थी। मैंने गाड़ी रोक करके लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये खाली क्यों पड़ी है? बोले जी कोई काम तो होते नहीं चाहिए। हमने उस परिस्थिति को बदल दिया। लोग सरकार के पास जाएं, उसकी बजाय हमने एक निर्णय लिया था सरकार आपके द्वार, और उसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में गया था कि नहीं गया था? और एक दफ़ा नहीं गया, मैं हर साल गया। और जहाँ कहीं भी किसी को कोई दिक्कत और कठिनाई आई उसे हाथ की हाथ हल कर दिया था। हमने उस परिस्थिति को बदल दिया था। मौजूदा सरकार से भी हम यही उम्मीद करते थे कि वो सरकार लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलेगी, लेकिन बदकिस्मती प्रदेश की ये रही कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई तो सिवाय पैसा लूटने के और कुछ जानते ही नहीं। वो ऐसे कानून बनाते हैं जिसकी रूह से योजनाबद्ध तरीके से देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास जाता है। ये अंबानी अडानी जैसे जो लोग हैं उनके पास वो पैसा जाता है और उनसे ये सीधा ले रहे हैं, जरूरत ही नहीं है कहीं पर। आगे की रणनीति किस तरह की बनाई गई है हैं? आप इसको अब उतार दे, कोई खतरा नहीं है। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है आगे के लिए? संगठन के दृष्टिगत रणनीति बनाई नहीं जाती, रणनीति परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप बनती है। और जैसा मैंने अभी अतीत में आपको बताया, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक परेशान और दुखी लोगों ने एक रणनीति बना ली है कि इस कुशासन से देश का छुटकारा हासिल कराना। इसलिए इस कुशासन का अंत करने के लिए लोग प्रयासरत हैं और भगवान से डर के बोलते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको 1924 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो परिस्थितियां इस वक्त देश में व्यापक हैं उसके दृष्टिगत 2024 इस देश में मध्यावधि चुनाव संभव है। किसी समय भी देश में मिड टर्म पोल हो सकते हैं और जब देश में मध्यावधि चुनाव होंगे तो उसमें हरियाणा की अग्रणी भूमिका होगी। हरियाणा परिस्थिति को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा और हरियाणा की नकल समूचे राष्ट्र के लोग करेंगे, क्योंकि सभी लोग दुखी हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हरियाणा में अग्रणी भूमिका प्रेस के लोगों को निभानी चाहिए। रोहतक में भी किसान बैठे हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया और माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक जगह की बात ना करूँ,
आज आप रोहतक की बात ना करो, आज समूचे राष्ट्र के लोग जो मैंने अभी बताया है सभी इस कुशासन से दुखी हैं और सभी इस कुशासन का अंत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जेजेपी आपसे अलग हो गई थी नेलो से, तो क्या ऐसा कुछ करेंगे कि वो भी आपके साथ आए वापस परिवार? क्या आप आपका भी ये साथ- मान के चलोगे कि सिर्फ जेजेपी ही हमसे अलग हुई? और भी बहुत से लोग हैं। मैं ज़्यादा किसी की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह 18 वर्ष तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। जो 18 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे वो आज दीपेंद्र हुड्डा का ड्राइवर बन रहा है। अशोक अरोड़ा। आप किस किस का नाम लेंगे? अशोक अरोड़ा का नाम लेंगे, उसका जो डिप्टी स्पीकर है इस वक्त ये गंभीर गणेश ये गंभीर गणेश व्यक्ति के साथ जो लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी पार्टी को छोड़ करके सरकारी पार्टी में शामिल होने के लिए गए थे, आज उनकी हालत सबसे ज़्यादा दयनीय है। उन्हें कोई बैठने को कुर्सी नहीं देती, और अगर कोई कुर्सी से उठ के बोलने के लिए खड़ा हो जाए तो वापसी पे वो कुर्सी नहीं मिलती, उसके डंडे पे बैठना पड़ता है। ये हालत है। तो कुछ संपर्क में है जी, दोबारा से आपसे बात हो पाई कुछ नेताओं की? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विद्रोह नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र एक बात के लिए लड़ाई लड़ी कि इस देश के आम नागरिक की मूलभूत ज़रूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये हमारी मूलभूत ज़रूरियात है, और वो ज़रूरियात भी अगर पूरी कोई सरकार नहीं कर रही है तो फिर स्वाभाविक है उस सरकार से लोग नाराज़ हों। अच्छा चौटाला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि पिछले 7 साल में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है और कांग्रेस राज में बेरोजगारी को ख़त्म किया था। क्या लगता है आपको? किसने किया, मैं उस बहस में तो नहीं जाना चाहूँगा, ये मेरा काम नहीं है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने राष्ट्र के हितार्थ सारी उम्र संघर्ष किया और देश की आज़ादी के बाद भी संघर्ष करके अलग हरियाणा प्रदेश बनाया था। आज हरियाणा के निर्माता के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। इसलिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्टेचू जगह जगह लोग लगा रहे हैं। आपको एक नई बात बताऊंगा, मैं किसी दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के नहीं, स्वयं भूपेंद्र सिंह जी से पूछ लेना, रोहतक के लोगों से पूछना। चौधरी रणबीर सिंह को 5 साल तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर पे मृत्युशैया पे रखा, केवल इसलिए कि वो उनका दाह संस्कार चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बराबर जमुना के किनारे कराना चाहते थे। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ दाह संस्कार की अनुमति नहीं मिली। ये दाह संस्कार किसी मुख्यमंत्री के बेटे के हिसाब से नहीं किए जाते, मरने वाले के किए हुए कार्यक्रमों के दृष्टिगत फैसले लिए जाते हैं। इसलिए और किसी का तो ये क्या करेंगे, आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि किसका भला करते हैं। ये आप पता कर ले, ये असलियत है। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद था, और उसके दाह संस्कार के लिए भी उसको वहाँ नहीं जाना था। 5 दिन रखे 5 दिन रखे थे। 5 दिन रखे।